नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग में हम लोग जब देखते हैं तो बैंकिंग की जब शुरुआत होती है तो बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का रिजर्व बैंक। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आज बैंकिंग को चालू करना है, फुल डिटेल में करेंगे, डीप में करेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ने को आपको ना पड़े। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फुल डेटा के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आरबीआई की सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 आपको याद होगा, तो वहाँ पे इसका चर्चा किया गया था। अब इसकी जब स्थापना की गई थी तो कब किया गया था, तो याद रखना 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया था। पहली बात याद रखेंगे आप। दूसरी बात आप क्या रखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 अप्रैल 1935 को तो स्थापना किया गया था, परंतु परंतु इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा। तो आप राष्ट्रीयकरण में बिल्कुल एकदम दिमाग से एक ही डेट आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीयकरण जो है इसका आज़ादी के बाद में। कब? 1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी 1949 को। 49 को आज़ादी के बाद में 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक। अब आप इसको देखेंगे कि जब 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस समय इसके गवर्नर कौन थे? जब इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे थे अपन, इसके राष्ट्रीयकरण की प्रोसेस को निपटा रहे थे, तो गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसके क्वेश्चन को पूछा जाता है कि उस समय राष्ट्रीयकरण के समय पे कौन थे गवर्नर? तो सीडी देशमुख जो थे, ये इसके इस टाइम पे कहना चाहिए कि गवर्नर थे। एक बात हमेशा याद रखना, जब बात आती है आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसको कितने करोड़ के पूंजी के साथ स्थापित किया गया था? तीसरा बड़ा बात। ठीक है, तीसरा बात तो ये हो गया गवर्नर, और ये चौथा बात हो गया। ठीक है, तो कितने करोड़ के पूंजी के साथ में, उस कैपिटल का कितना अमाउंट था जब इसका स्थापना किया गया था? तो याद रखना, इसको 5 करोड़ के पूंजी के साथ में स्थापना किया गया था। कितना? 5 करोड़ के पूंजी के साथ में स्थापना किया गया था। और ये जो है बैंकों का बैंक है, इसीलिए इसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। ये क्या है? केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक मतलब केंद्र का बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक का अर्थ होता है जो बैंकों को क्या देती है? लोन देती है, बैंकों के रूल्स रेगुलेशन को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। तब इसका एक जबरदस्त बात आता है कि किस कमीशन ने इसे कहा था कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए? किसने कहा था कि एक बैंक केंद्रीय बैंक होना चाहिए? कि तो ये था हिल्टन यंग आयोग ने ये संस्तुति दिया था। किसने दिया था? तो हिल्टन यंग आयोग ने। हिल्टन यंग आयोग ने कहा था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक हो जो दूसरे बैंकों को क्या दे सके? लोन दे सके, रेगुलेट कर सके, उसको चलाने के लिए कहना चाहिए कि लोन दे सके, उसके लिए कायदे बनाए, नियम बनाए, और बैंकों का बैंक के रूप में वो काम करे। तो ये संस्तुति, ये रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो ये दिया था हिल्टन यंग आयोग ने। क्लियर? स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और गवर्नर कौन थे जब इसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था? तो इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। कितने करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित हुआ? 5 करोड़ की पूंजी के साथ। ये क्या है? केंद्रीय बैंक अर्थात बैंकों का बैंक। इसको किस आयोग के संस्तुति पे कहना चाहिए कि इसको केंद्रीय बैंक बनाया गया? तो हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पे इसको बैंकों का बैंक घोषित कर दिया गया। ठीक, अब देखते हैं इसके मूल तथ्यों पे जाते हैं। अपन इसके तथ्यों पे जाते हैं, बात करते हैं, और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताया हूँ कि 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। कितने करोड़ की पूंजी के साथ में हुआ था? तो ये 5 करोड़ की राशि के साथ में स्थापित हुआ था। पहला बात इसको याद रखना है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन इसका हुआ था। और जब इस बैंक को बनाया गया था,
ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, जो बैंकों को लोन देती है, बैंकों को क्या है, फीड करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, प्रश्न पूछाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, याद रखना इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में है। क्या है, तो मुंबई में है। और ये क्या करती है, भारत में मौद्रिक और साख नीति जो होती है वो रिजर्व बैंक ही बनाती है। मौद्रिक नीति मतलब जितने भी मॉनेटरी से संबंधित, पैसे से संबंधित जितनी भी पॉलिसी होती है सब रिजर्व बैंक बनाती है। कितना का नोट कहाँ छपेगा, कैसा होगा, उसमें कितनी भाषाएं होगी, क्या चीज़ होगा, तो मौद्रिक नीति ये बनाती है। और साख नीति अर्थात जितने भी ब्रांचेस, जितनी भी शाखाएं होती है समझ लो बैंकों का, या विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमिकल एजेंसीज होती है वो सबके बारे में नियम कायदा यही बनाती है। इसीलिए इसे मौद्रिक एवं साख नीति बनाने वाला कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, इस बैंक को जब बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को, तो इसके प्रथम गवर्नर कौन थे। जैसे आरबीआई के गवर्नर को हम लोग जानते हैं ना, रघुराम राजन का नाम, उर्जित पटेल का नाम, दुनिया भर का नाम अपन जानते हैं ना, उसी तरीके से इसका बैंक का गवर्नर कौन था जब इसे बनाया गया, जब इसका सृजन हो रहा था तो इसका गवर्नर कौन था। याद करना, सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ जो था ये पहला गवर्नर था। क्या था, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। याद रखना ये पहला गवर्नर था। लेकिन ये पहला अंग्रेज गवर्नर था। याद रखना पहला अंग्रेज गवर्नर था। अब बात अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके बाद में कौन ऐसा था जो कहना चाहिए कि भारतीय गवर्नर था और भारत का प्रथम गवर्नर था जो आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय था, ये दो बातें आएगी। क्या आज़ादी के बाद का गवर्नर बोल दे तो भी चलेगा और प्रथम भारतीय गवर्नर बोल दे आरबीआई का तो भी चलेगा, दोनों तथ्यों को तुमको लेके चलना है। तो वैसे कंडीशन में प्रथम भारतीय गवर्नर और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर मतलब आज़ादी के बाद का गवर्नर ये होगा सीडी देशमुख, जो अभी तुमको मैं बताया हूँ। और इसी के काल पे बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था, 1949 को, 1 जनवरी को। क्लियर हो रहा है बात, समझ आ रहा है बात, एकदम बहुत अच्छे से चलना है, डील करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत मदद करेगा, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे चलिए बिल्कुल एकदम समय फटाफट एकदम पढ़ते चाहिए। देखिए एक बात याद रखना, ठीक है, आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा। क्या बताऊंगा मैं आगे चल के, जो हमारे 14 टोटल बैंक है, प्रमुख बैंक थे स्टार्टिंग में, उसका जब राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, 14 प्रमुख बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, तो इसी समय पे जब 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तब रिजर्व बैंक का कहना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के समय पे आरबीआई का गवर्नर कौन था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उस समय था एल के झा साहब। एल के झा साहब जो है राष्ट्रीयकरण के समय पे जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात आती है तब ये क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। परंतु अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 तारीख को जब जनवरी 1949 को किया तब गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख था। कौन था, सीडी देशमुख। वो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है और ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है। मैं बताऊंगा टोटल जैसे 19 राष्ट्रीयकरण बैंकों थे उस समय, अभी 2017 के आते है ना, 15-17 तक 19 थे, अभी गिरते गिरते 12 हो चुके हैं। उसी तरीके से ये कहना चाहिए कि जब 14 बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो एल के झा थे। कौन थे, आरबीआई के गवर्नर एल के झा। आई रिपीट इट, एल के झा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। अब देखेंगे, मैं जस्ट तुमको बताया हूं कि आरबीआई की स्थापना किसके कहने पर केंद्रीय बैंक के रूप में हुआ, तो बताया ना, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग ने ही ये चीज़ कहना चाहिए कि रिकमेंड किया था। इसने कहा था कि भाई आरबीआई को क्या करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 के अधिनियम के तहत बना है उसको क्या करो, एक केंद्रीय बैंक के रूप में घोषित कर दो। इसने किसने कहा ऐसा, तो हिल्टन यंग आयोग ने कहा, हिल्टन कमीशन ने कहा। या तो यंग कमीशन लिखेगा या हिल्टन कमीशन लिखेगा या हिल्टन यंग कमीशन लिखेगा या हिल्टन यंग आयोग लिखेगा। तो इसके कहने पर ही आरबीआई को क्या कर दिया, इसको सेंट्रल मतलब बैंक बना दिया, केंद्रीय बैंक बना दिया। इट इज द बैंक ऑफ इंडियन बैंक्स। ठीक है, तो भारत के बैंकों का ये बैंक की तरह काम करता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। एक बात और याद रखना, अगर आपको पूछा जाए कि इसका लेखा वर्ष क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का इसका लेखा वर्ष क्या रहेगा, तो वो क्या था और अब परिवर्तित होके क्या हो चुका है, इस चीज को आपको देखना है। और इसमें अपन क्या करेंगे,
है ना? 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे। कैसे? देखिए, भारतीय रिज़र्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून था। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पूछेगा था वाला मतलब एक पास्ट की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कौन-सा था? तो आप क्या लेंगे? 1 जुलाई से 30 जून था लेंगे। क्या लेंगे? 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है? जून के बाद क्या आता है? जुलाई, ठीक है? तो जुलाई से जून ठीक पीछे वाला है ना? 1 जुलाई से 30 जून था, जो 8 दशकों के बाद परिवर्तित होने जा रहा है। अगला लेखा जो वर्ष जो होगा अब 2020 से चालू होगा। कैसे? देखिए, जुलाई 2020 से क्या 31 मार्च, ठीक? जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा। कितने महीने की? अभी जो नया वाला सिस्टम आ गया है उसमें 9 महीने के लिए इसका लेखा वर्ष कर दिया है। पहले पूरा साल भर का होता था लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन अभी क्या बोल रहा है वो कि जुलाई 2020 से कोरोना का काल-वाल तो चल ही रहा था, 19 से चालू हो गया था कोरोना, ठीक है? उसी समय पे जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक, कहाँ तक बोल रहा है? तो जुलाई 2020 से इस जगह से उठाया और ये देखिए पिछले जो खत्म हो चुका है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक? अभी तो 2022 चल रहा है। से यहाँ से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों का होगा और उसके बाद में जितने भी लेखा वर्ष होंगे, है ना? वो क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। वित्तीय वर्ष के समान जैसे हमारा फाइनेंशियल होता है ना, फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए 1 जुलाई से 30 जून था, अब वो बदल क्या गया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता था, वही फाइनेंशियल ईयर की तरह ही अब हमारा क्या होगा? आरबीआई का लेखा वर्ष होगा, अकाउंटिंग ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। क्लियर हो रहा है? ये जो था कोरोना के कारण ये डिसीजन लिया था कि जुलाई 2020 से क्या करो, मार्च तक आप क्या करो? निपटाओ। ठीक है? तो जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने का था, लेकिन ये सिर्फ़ कोरोना के कारण प्रभावित होने के चक्कर में ये हुआ था। लेकिन अभी जब देखा जाए तो जो हमारा सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक उसी के तरह ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अब इसका कहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर होगा, इसका लेखा वर्ष होगा, इसका वित्तीय वर्ष होगा। ठीक? एक बात याद रखना। अब मैं अभी जस्ट बता दिया हूँ कि ये क्या करता है, जो मौद्रिक होता है और साख नियम का काम करता है। साख को नियमन, ब्रांचेस को कैसे कंट्रोल करना है, क्या-क्या नियम बनाना है, क्या-क्या पॉलिसी बनाना है, क्या-क्या नीति बनाना है, सब आरबीआई के हाथ में है। अब देखिए अपन इसको देखते हैं कि आरबीआई के 2 प्रकार के प्रमुख कार्य हैं, ठीक है? 2 प्रमुख कार्य हैं। क्या-क्या प्रमुख कार्य है? अब देखते हैं अपन। काम तो बहुत है, लेकिन प्रमुख कार्यों का यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं। 2 प्रमुख कार्य, पहला, एक तो सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य करना, केंद्र के बैंक का ना, अपने एसबीआई फिसबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? सामान्य केंद्रीय बैंकिंग का कार्य, जो उसके केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का जो कार्य है, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है, तो वो जनरल बोर्ड का करेगा, वो अपना काम को निपटाएगा। दूसरा, ये देखेगा कि बैंकों में विकास कैसा किया जाए, तो विकास संबंधी कार्य या प्रवर्तन संबंधी कार्य मतलब उसको लागू कैसा कराया जाए। समझ रहे हो दोनों बातों को? पहला कार्य है कि वो अपना सामान्य केंद्रीय बैंकिंग का काम करेगा, जो-जो उसका जनरल वर्क है। दूसरा काम कि बैंकों का विकास कैसा किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो। समझ रहे हो? दूसरा देखेगा कि बैंकों का कैसे विकास करें, किसका? जो बैंकिंग प्रणाली है यहाँ इंडिया में, इसको कैसे डेवलप करें, क्योंकि जब ये डेवलप होगा तो बैंकिंग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाली प्रणाली है, तो अर्थव्यवस्था भी ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा। मतलब इसका ग्राफ ऊपर भागेगा। कब? जब बैंकिंग का विकास होगा। क्लियर? ठीक है, दिमाग लगा के चलना है, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सामान्य केंद्रीय बैंकिंग के कार्य के जो अधीन है आरबीआई जो है निम्न कार्य जो है करता है। कैसे? देखिए, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन मतलब जो उसका जनरल जो कार्य है, आरबीआई का जो जनरल कार्य है, जनरल जो वर्किंग प्रोसीजर है, उसके अधीन क्या-क्या काम आता है जनरल कार्य में, किस चीज़ को? अब जैसे लोन लेना, आप जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। वो आपके काम वो आपको लोन नहीं देगा। वो किसको देगा? वो अपने अधीन, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है, अपने अधीन के बैंक को, एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक को बोलेगा कि भाई आप जो है कोई भी सिटीज़न लोन लेने आएगा तो उसको देना। तो यही इंस्ट्रक्शन जो वो दे रहा है ना, यही क्या है? सामान्य वर्क है, जनरल वर्क है। किसका? आरबीआई का।
देखो अब इसमें अपन देखेंगे, पहला ये अपने जनरल वर्क में क्या करेगा, करेंसी नोटों को निर्गमन करेगा। जो करेंसी नोट होता है उसको छपवाएगा ये। निर्गमन करने का मतलब छपवा करके वो बाहर लाएगा मार्केट में। ठीक, दूसरा सरकारी बैंकर का काम करेगा। सरकारी बैंकर इन द सेंस समस्त बैंकों का क्या करेगा, वो रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करेगा। और सरकारी बैंकर्स मतलब वही क्या करेगा, बैंकों को अपने अधीन रख के काम कराएगा। तो एक बैंकर का सरकार क्या करेगी, सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगा तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है। ठीक है, तो सरकारी बैंकर का काम मतलब सरकार के पूंजियों को अपने पास रखेगा, रिजर्व करेगा। ठीक है, सरकारी बैंकर विभिन्न प्रकार के नीतियों के माध्यम से पूंजी को एक बैंकर की तरह सहेज के रखेगा। तीसरा बात, बैंकों के बैंक का काम करेगा। यही बात को बोल रहा हूं, बैंकों का बैंक, बार बार, क्योंकि इसको बैंकर पूछता है। बैंकों के बैंक का काम मतलब जो बैंक आज आप अपनी क्या करते हो, आपके आपके पास पैसा आता है तो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हो, करते हो ना। एक समय के बाद में, एक निर्धारित तिथि के बाद में, एक निर्धारित अवधि के बाद में, जब बैंकों के पास में एक सीमा से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक क्या करता है, उस पैसे को आरबीआई के पास में जमा कर देता है। इसीलिए बैंकों का बैंक, जो बैंक है उसका बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। क्लियर हो रहा है ना। तो यही है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करेगा और बोलेगा कि हम अपने पूंजी को आपके पास जमा कर दिए। चाहे वो सोना के रूप में करे, चाहे कैश के रूप में करे, चाहे एसेट के रूप में करे, किसी न किसी रूप में वो जमा करवा देगा। ठीक, या वो दूसरा ब्रांच खुलवा लेगा पैसा डाल के, अनुमति लेके। आगे देखिए, अब ये क्या करेगा, विदेशी विनिमय को, जो विनिमय होता है उसको नियंत्रण करेगा। विनिमय मतलब बोलोगे सर क्या होता है, विनिमय मतलब होता है आपका एक्सचेंज। फॉरेन में कोई चीज़ों का विदेशी विनिमय हो रहा है। मान लो कोई व्यक्ति डॉलर लेके इंडिया आ रहा है। ठीक, हमने क्या किया, उसको यहाँ सरवाइव करने के लिए अगर वो हमको $2000 देता है, ठीक है, तो $2000 वो हमको दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 80 रुपये के हिसाब से, वहाँ डॉलर को उतना चल रहा है, अपन दे देंगे। तो फिर बोलेंगे भैया 8 दूनी 16, ठीक है, 1 2 3 और 0, इतना अमाउंट हम उसको दे देंगे। ठीक है, सो 1,60,000 समथिंग है ना। तो वही चीज़ है कि उसको अपन उसको दे देंगे। तो अब आगे देखते हैं अपन कि सरकारी बैंकर का काम कर रहा है, बैंकों के बैंक का काम कर रहा है, विदेशी एक्सचेंज को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि यहाँ का पैसा यहाँ चलता है, दूसरी जगह तो चलता नहीं। तो ये क्या करते हैं, विदेशी विनिमय करता है, कंट्रोल करता है उस चीज़ को। ठीक है, कि दूसरी जगह का पैसा यहाँ चल जाए, यहाँ का पैसा वहाँ चल जाए, तो ये पॉलिसी देता है। अब शाख नियंत्रण करेगा, मतलब जो ब्रांचेस खुलेंगी, जो शाखाएं खुलेगी, ठीक है, अलग अलग बैंकों का, कहाँ कहाँ पे किस बैंक का कितना शाख खुलेगा, इस सब के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, बैंकिंग संबंधी आंकड़ों का संग्रह करता है और प्रकाशन करता है कि कितना हमारा, कहना चाहिए कि राजकोषीय नीति में हमको नुकसान हुआ, कितना हमारा वित्तीय नीति में सरकार ने कितना फ़ायदा किया, बजट जो बनाया था उससे ऊपर गया कि नहीं गया, प्रॉफिट्स, ये सभी चीज़ों को आंकड़ों का कलेक्शंस करके रखता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने कि किसके तहत, किस प्रणाली के तहत आरबीआई क्या करती है, करेंसी नोट को जारी कर देता है। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली मतलब क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है वो आपसे एक न्यूनतम मतलब रिजर्व अमाउंट में पैसा रखेगा और उतनी करेंसी आपके पास में छपवाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रणाली के आधार पे पैसा, चाहे वो गोल्ड के रूप में रखे, चाहे कैश के रूप में, मेरे ख्याल से वो अधिकतर सोना के रूप में ही करता है। मान लो उसे 1000 करोड़ का, मान लो 1000 करोड़ का क्या करना है, करेंसी छापना है। इतने अमाउंट का क्या करेगा, न्यूनतम उतना अमाउंट का छापना है, तो न्यूनतम उतना मतलब रिजर्व करके रखेगा अपने पास में सोना के रूप में। वो उसी को बोल रहा है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। ठीक है, मिनिमम रिजर्वेशन सिस्टम, अपने पास में क्या करेगा, रिजर्व कर लेगा उतने अमाउंट को पैसा, और वो फिर उसके बाद में उतने अमाउंट का, जितने का सोना रखा है उतने का करेंसी नोट को क्या कर देगा, जारी कर देगा। ठीक है, अब देखिए 1957 के इतिहास में थोड़ा सा अपन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 200 करोड़ का रिजर्व बैंक का पूंजी रख लिया था और 115 करोड़ का सोना रखना है। ये सब बातें आया था, यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। कैसे, देखते हैं। भारत में नोट निर्गमन हेतु, मतलब नोटों को छाप के लॉन्च करने की बात कर रहा है। भारत में नोट निर्गमन हेतु
न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। इसी को मैंने यहाँ पे न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कह दिया करेंसी के लिए। ठीक, नोट भी छापना है तो भी न्यूनतम रिजर्व करके अपने पास रख लेगा, इसीलिए न्यूनतम कोष प्रणाली बोल रहा है, दोनों सेम है। ठीक है राधे, दोनों सेम है। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। अगर तुमसे पूछ दे कि भारत में नोट निर्गमन हेतु कौन से प्रणाली प्रचलन में है, तुम क्या लोगे? न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। जिसे कब अपनाया गया था? जिसे कब अपनाया गया था? तो 1957 को अपनाया गया था। कब? 1957 के को अपनाया गया था। अब इसमें क्या होता है, इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना पड़ता है। अगर उसे नोट निर्गमन करना है तो नोट निर्गमन करने के लिए वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास में 200 करोड़ का रिजर्व कोष वो अपने पास में रखता है ना। आरबीआई को कुल 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ क्या है, सोना होता है, गोल्ड होता है, और 85 करोड़ जो है फॉरेन मुद्रा होता है, फॉरेन मनी होता है। ठीक, जैसे कि कहना चाहिए कि डॉलर के रूप में रख लिया या किसी दूसरे करेंसी के रूप में वो रख लिया, विदेशी मुद्रा के रूप में शामिल कर लिया। तो कितना? 115 करोड़ का गोल्ड होगा और 85 करोड़ का क्या होगा, फॉरेन मनी होगा, विदेशी मुद्रा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत आरबीआई को कितने करोड़ का कोष अपने पास रखना होता है, ठीक है, नोटों को निर्गमन करने के लिए, तो नोटों को निर्गमन करने के लिए कम से कम 200 करोड़ का इसके पास में पैसा हो। 200 करोड़ का पैसा किस रूप में होगा? तो 115 करोड़ का सोना के रूप में होगा, ठीक है, गोल्ड के रूप में 115 करोड़ का, और बाकी 85 करोड़ का क्या होगा, तो फॉरेन मनी के रूप में होगा। तब जाकर के वो नोट निर्गमन करने का उसमें ताकत आता है, क्षमता आता है। ठीक है, अब देखना है अब मैं ले जाता हूं बैंक की तरफ।